स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10th ग्रेड की केमिस्ट्री, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं। ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन इस चैप्टर में हम वाटर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री की बुक का, जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक विच इज़ द वाटर। ठीक है, वाटर मतलब पानी। पानी हम सबके इर्द गिर्द होता है। और अगर हम बात करें और थोड़ा पिछले चैप्टर से इसको कनेक्ट करें, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको अर्थ के 4 स्फीयर्स पढ़ाए थे। ठीक है, उनमें मैंने आपको एक स्फीयर का नाम बताया था जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर वही पार्ट है जिसके अंदर वाटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इस चैप्टर में हमने हर उस पार्ट को स्टडी करना है जहां वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कि हमने बेसिकली वाटर को स्टडी करना है। ठीक है, पहले हमने एयर को स्टडी किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर एयर था और उसके अंदर गैसेस की कॉम्पोजिशन थी। अब हम हाइड्रोस्फीयर को स्टडी कर रहे हैं। इस तरह से आपको वाटर के बारे में इसलिए ज़रूरी है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वाटर के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या है। अब हम वाटर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, वाटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी अर्थ पे भी वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। लेकिन हमारी बॉडी जिनका हमें वैसे पता नहीं चलता, वो 70% वाटर से बनी हुई हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, वाटर आपके अर्थ पे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। और आप एटमॉस्फेयर को पढ़ के ये बात समझ ही चुके हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन कॉज करती हैं। और यही मसला आपके सिर्फ एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ नहीं है। ये मसला स्टूडेंट्स आपके वाटर बॉडीज़ के साथ भी है। वो क्या इशू है कि वाटर पॉल्यूशन हो जाती है। यही पॉल्यूटेंट्स, जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यही पॉल्यूटेंट्स आपके हर तरह के अर्थस्फेयर को डैमेज करती हैं। ठीक है, हर जगह पॉल्यूशन कॉज करती हैं। वाटर पॉल्यूशन हो जाती है और वाटर पॉल्यूशन की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेज का क्या मतलब होता है? वो बीमारियां जो वाटर की वजह से हो रही हैं। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं और ये वाटर बॉर्न डिजीजेज भी हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर्स में कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है कि अगर आपका पानी, पीने वाला पानी पॉल्यूटेड है, उसके अंदर पॉल्यूशन हो गई है और वो गंदा पानी था, मतलब वो पोर्टेबल नहीं था, पीने के काबिल नहीं था, उसको फिर भी अगर पी लिया है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। ठीक है, मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और आपको थोड़ा सा बताया है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वाटर को डिस्कस करेंगे, डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आता है अकरेंस ऑफ वाटर। अकरेंस ऑफ वाटर का मतलब है कि आपके अर्थ पे, आपके एनवायरनमेंट में वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं और कितना % पानी मौजूद है। स्टूडेंट्स, आपको ये सुन के हैरत होगी कि आपकी अर्थ पे मैक्सिमम वाटर ओशंस में है, जो कि 97% बनता है। ठीक है, 97% वाटर ओशन का पार्ट है। बाकी कितना रह जाता है? बाकी रह जाता है 3%। वो 3% देखें किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले ग्लेशियर्स और आइस कैप्स 2.1%। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं ये ग्लेशियर्स और आइस कैप्स? माउंटेन्स पे बर्फ बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अभी ग्लोबल वार्मिंग का जब पढ़े थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तब पढ़ लिया था, इसलिए हमें पता है कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स क्या होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर होता है 0.6%। ग्राउंड वाटर का क्या मतलब होता है? जो पानी सॉइल के अंदर है, रॉक्स के अंदर है। सुना होगा ना आपने एक चीज के बारे में कि चट्टानों से पानी निकल रहा है, ये बात सुनी है ना, उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर वो होता है सॉइल या रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वो कितने परसेंटेज है? वो 0.6% है। ठीक है, ये परसेंटेजेस क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे? पेपर में पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में लाजमी पूछी जाती हैं, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में स्टूडेंट सारे के सारे पॉन्ड्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं। आपका ओशन तो डिस्कस हो गया ना, उसके अलावा सी है, रिवर है, ये जितनी बाकी वाटर बॉडीज है ना, वो सारी की सारी हम इनलैंड वाटर में काउंट करते हैं, जिसमें 0.2% पानी है। आपको हैरत हो रही होगी सुन के कि देखने में जो पानी इतने ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, वो अगर हम परसेंटेजेस में ले आए तो अर्थ पे वो उसकी क्वांटिटी कितनी थोड़ी है परसेंटेजेस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास वाटर वैसे ओशंस में बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है ये बात? ओशन मैक्सिमम वाटर को ऑक्यूपाई करता है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक वाटर है 0.001%। आप सोचेंगे एटमॉस्फेरिक वाटर कौन सा होता है, तो स्टूडेंट्स आपके वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। आपको याद भी होगा, वाटर वेपर्स का जिक्र हमने बहुत जगह किया ना, जहाँ पे टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन करने की बात कर लें, ट्रोपोस्फेयर की बात कर लें, हमने कितनी जगहों पे वाटर का देखा है कि वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है,
उसी को एटमॉस्फेरिक वाटर कहते हैं। उसकी कितनी क्वांटिटी होती है? उसकी 0.01% क्वांटिटी है। अब ये सारा वाटर तो है, बेशक इतना ज़्यादा वाटर क्वांटिटी आपके अर्थ पे मौजूद है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें से सिर्फ 0.2% पानी ऐसा है जो पीने के काबिल है। ठीक है, 0.2% ओनली, इससे ज़्यादा पानी पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब होता है सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, पोर्टेबल है वो पानी जो पीने के काबिल है, और वो कितना है? वो सिर्फ 0.2% है। तो आपको तो लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है जो आपके पीने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर पूरे अर्थ का वाटर देखा जाए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.2% बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इनको याद कर लें क्योंकि अकरेंस ऑफ वाटर से रिलेटेड बातें आती हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पॉल्यूशन वाटर की किस तरह से होती है, तो आप सबने याद रखना है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो इंडस्ट्री में हो रहे हैं, उनकी वजह से वो केमिकल्स अब जाते हैं वाटर बॉडीज़ में भी, तो जाते हैं, ये सारी वाटर बॉडीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई इनमें भी जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर बिल्कुल पोर्टेबल ही नहीं रहता, पीने के काबिल ही नहीं रहता। ठीक है, इस तरह से आपके पास पॉल्यूशन बढ़ती है। पॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके बहुत सारा वेस्ट है जो जाता है पानी के अंदर, उससे भी वाटर की पॉल्यूशन बन जाती है, इसीलिए तो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी आती हैं। समझ रहे हैं बात को? इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी हम वाटर की बात करते हैं, और वाटर की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला अगर आप सबको याद हो तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। किस किस चीज की कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन में कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर हमने इतनी दफ़ा पढ़ा इसलिए हमें याद है कि वाटर की फॉर्मेशन में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इसके इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड की जो डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, लेकिन किस तरह से कि 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम होता है। यहाँ तक आपने ये समझ लिया। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स वाटर क्लियर है, कोई इसका कलर नहीं, क्लियर है, देखने से पता लग जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी। ठीक है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, ये भी हम सबको पता है क्योंकि पानी हमारे इर्द गिर्द है। ये प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज समझना आसान है। ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल नहीं होती वाटर की कोई, और साथ ही साथ टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम सबको ऑलरेडी आती हैं। अब इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करना ज़रूरी है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। जब हम एसिड्स और बेसिस को पढ़ रहे थे वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल का मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल में आपके पास 7 बिलो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, 7 से ऊपर जितना नंबर्स होते हैं 14 तक वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, 7 क्या चीज थी? 7 था आपका वाटर, न्यूट्रल। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल होता है पीएच स्केल पे, और यही 7 है जो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और लिटमस पे न्यूट्रल टू लिटमस है। न्यूट्रल टू लिटमस का क्या मतलब है? आपने रेड और ब्लू लिटमस पेपर पढ़े हैं ना। अब आपने देखा था कि एसिड्स और बेसिस उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाटर लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगा, इट विल बी न्यूट्रल, इसी वजह से उसका चेंज ही नहीं आएगा। एसिडिक कैरेक्टर चेंज कर सकता है, बेसिक कैरेक्टर चेंज कर सकता है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिसिटी है, ठीक है, लेकिन वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है इस वजह से ये चेंज नहीं करेगा। आगे एक और बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जहां जाके वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेट में चेंज आ रहा है ये जरूरी है। फ्रीजिंग, फ्रीज जब वाटर होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है वाटर लिक्विड स्टेट से फौरी चला गया है सॉलिड स्टेट में। ये बात समझ आ रही है? ये जरूरी चीजें हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा सकता है कि क्या है, केमिस्ट्री स्टूडेंट को ये बातें पता होनी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला गया है, और ये कौन सी सॉलिड स्टेट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइस। ठीक हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर सारा का सारा चला जाता है सॉलिड स्टेट में, बर्फ बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वाटर उबलता कब है। ठीक है, उबलने का मतलब क्या होता है? वेपोरेट कब करेगा। वेपोरेशन कब होती है? वेपोरेशन तब होती है जब ये वाटर आपका लिक्विड से गैस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है
केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पता होने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत जगहों पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, पर अभी क्योंकि उसकी डिटेल हम बात कर चुके हैं तो मैं आपको सिर्फ वाटर से रिलेटेड बताऊंगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टूडेंट्स आपका वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। रखें आप इसको स्टोव पे और हीट अप करें वाटर को। हीट अप करते ही क्या होगा कि वाटर एवेपोरेट करेगा, आपको नजर आएगा कि पानी कम होता जा रहा है। ठीक है, जिस कंटेनर में आप हीट करें उसमें से पानी कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वाटर बॉईल हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये सारी बातें, ये जो दो बातें ना फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ये हम करते हैं एट सी लेवल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से सुनने वाली। एट सी लेवल है ये सारे के सारे टेम्परेचर्स। आप पूछेंगे कि सी लेवल का कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है, तो सी लेवल का कॉन्सेप्ट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप सबने याद रखना है कि अगर आप ये ज़मीन से उठ के पहाड़ पे जाएंगे ना, वहाँ जाके वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था ना माइंड में कि अगर हम माउंटेन पे चले जाते तो फिर क्या होगा, फिर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि आप माउंटेन पे अगर चले जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है। तो जब भी, अब आपको मैंने ये बात क्यों बताई है कि जब भी आपने फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस कहना है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कहना है, तो वहां पे आपने साथ में ये मेंशन करना है कि ये सी लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई कि ये हम सी लेवल की बात कर रहे हैं। इससे अगली प्रॉपर्टी की तरफ अब चलते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, मतलब कौन सी ऐसी डेंसिटी जिस पे मैक्सिमम वाटर जाएगा। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस और वॉल्यूम का, क्योंकि दोनों का हम रेशो ले रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का यूनिट आएगा, मैस का यूनिट ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये दोनों का यूनिट आ गया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप सबने जरूर लिखना है यूनिट को, क्योंकि ये यूनिट के बगैर आप डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यूनिट की बारी अभी हमारे अगले पॉइंट में भी आएगी, वो मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यूनिट लाजमी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राम के साथ आपका सेंटीमीटर ही आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट्स लिखने के थोड़े रूल्स होते हैं, लेकिन आपने अभी डिटेल में नहीं जानना। अभी सिर्फ मैं आपको अगर कह रही हूँ कि एमसीक्यू में क्या हो सकता है, एमसीक्यूज में ये भी हो सकता है कि एक ऑप्शन आपके पास हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरी ऑप्शन हो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर कैसे पता लगेगा? किलोग्राम और ग्राम दोनों आपके पास मास के यूनिट्स हैं, लेकिन आपने जब भी ये वाली वैल्यू लिखनी है, यही यूनिट्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो मास कंसीडर करेंगे डेंसिटी कैलकुलेट करते हुए वो ग्राम्स में होगी, और जो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे डेंसिटी कैलकुलेट करते हुए वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आप सबने, अगर ये बातें ट्रिकी लगे, सिर्फ इतना याद रख लेना है कि जो आपकी डेंसिटी है उसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना है। अब ये होती है मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 1, और ये कौन से टेम्परेचर पे होती है? ये होती है स्टूडेंट्स 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस आपका वो टेम्परेचर है जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा है ना, 0 पे तो पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या, इसकी वैसे डिटेल आपने बहुत पढ़नी है अभी फर्स्ट ईयर में जाके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टूडेंट्स आपका जो पानी है, वाटर है, लिक्विड फॉर्म में जो है, ये क्लस्टर बनाने शुरू कर देता है। ठीक है, क्लस्टर्स क्योंकि बनने शुरू हो जाते हैं, तो क्लस्टर्स की फॉर्मेशन की वजह से वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों नहीं ज़्यादा, तो आपने याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसके क्लस्टर्स बन रहे होते हैं, इस वजह से वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। इसकी यहाँ पे जो डिटेल है ना, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा उसमें नहीं लेके जाऊंगी, कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको। सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी है। रीज़न क्या है? क्लस्टर बन रहे हैं। सिंपल, सिंपल इज लाइक दैट। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे वाटर फ्रीज करना शुरू कर देता है, लेकिन सारा का सारा फ्रीज नहीं करता। ठीक है, क्या होता है कि वाटर फ्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक आधी लेयर इसकी फ्रीज होती है, सारी फ्रीज होती है, क्लस्टर जो बन रहे होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे आके डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। डिटेल आपकी फर्स्ट ईयर का पार्ट है, इसलिए बस अभी याद रखें क्लस्टर का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी वाटर की है 4.2। अब इसको रीड किस तरह करना है? जाउल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक हो गया। अब 4.2 आपके पास स्टूडेंट्स क्या है? 4.2 उसकी हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आना है ना टेम्परेचर में, मतलब ये कि आपका वाटर अभी पड़ा है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। ठीक हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे।
अब आपने वाटर का टेम्परेचर करना है चेंज। आपने 25 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर लेके आना है 24 डिग्री सेल्सियस पे। गौर से सुनने वाली बात है, नहीं तो हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब ये जो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना है ना, उस चेंज के दौरान ये होगा कि एकदम से नहीं एक 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। पहले वाटर अपने अंदर बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर उसको पकड़ेगा, हीट को पकड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी, कि वाटर अपने अंदर कितनी हीट को कर सकता है एब्जॉर्ब बिफोर चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, आपने अगर इसका टेम्परेचर चेंज करना है और सिर्फ अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो उससे पहले वाटर के अंदर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। ठीक है, बहुत ईजी वर्ड में मैंने आपको हीट कैपेसिटी की बात बताई है। अभी हमने, क्योंकि डिटेल इसकी अभी हमारा पार्ट भी नहीं है सिलेबस का, तो जितना मैं आपको बता रही हूँ उससे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि वाटर ने अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज अपने टेम्परेचर में लाना है तो उस दौरान पहले वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो कितनी हीट कर सकता है अपने अंदर एब्जॉर्ब? 4.2। साथ ही यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो ग्राम के ऊपर -1 और केल्विन के ऊपर -1 है ना, ये +1 करके भी पेपर में आ सकता है ऑप्शन। इस वजह से ख्याल रखना है कि ये जो माइनस में नंबर्स दिए हुए ये आपको आते हों। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है? हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो याद रखें कि ये रॉक से, ठीक है, 6 टाइम ज़्यादा है हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी चट्टानों से, पहाड़ों से, रॉक से 6 गुना ज़्यादा है। अब ये ज़रूरी क्यों है हीट कैपेसिटी? ज़रूरी इसलिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके वाटर में इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी नहीं ना होगी तो उसका पता है रीज़न, उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि दिन के टाइम टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और रात के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। दिन के टाइम गर्मी बढ़ जाएगी, रात के टाइम सर्दी बढ़ जाएगी, और इतने टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज आएगा, एक्सट्रीम चेंज आएगा कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं कि आपका ये वाटर है उसकी इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर बहुत चेंज लाने से पहले बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास दिन का टेम्परेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म नहीं होता, रात का टेम्परेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडा नहीं होता, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। आप और मैं, हम सब जिंदा हैं इस क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से। ठीक हो गया, वैल्यू पेपर में पूछी जा सकती है, ज़रूरत क्या थी इसकी मैंने आपको बता दिया। अगली बात है हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाटर की बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारे पास अगली क्वालिटी आती है विच इज़ हाई कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। मैं आपको बहुत ईजी वर्ड्स में समझाती हूँ। जूसेस पिए हैं आपने, स्ट्रॉ के साथ पिए हैं, ठीक है। स्ट्रॉ का आपने कभी नोटिस किया कि जब आप जूस पी रहे होते हैं तो स्ट्रॉ से वाटर या जो भी जूस है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना। फोर्स आती है, सक्शन आती है, तो ये वाटर ऊपर की तरफ, वाटर नहीं, ये जूस ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। इसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। सॉइल में वाटर है, ठीक है, सॉइल में वाटर है और वाटर ऊपर की तरफ राइज करके प्लांट्स के पास जाएगा, ये है कैपिलरी एक्शन। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव्स। देखिए रूट्स आपकी जमीन में है, प्लांट के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो आउट ऑफ द जमीन है, ठीक है, वो बाहर हैं। ग्रेविटी पुल के अकॉर्डिंगली वाटर को ऊपर की तरफ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ग्रेविटी पुल के मुताबिक तो वाटर को नीचे जमीन में ट्रैवल करना चाहिए ना। वो कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। वो इसी वजह से जा रहा है कि वाटर में सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ये अपने मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा लेकर चलती है और कैपिलरी एक्शन इसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे चलते हैं तो वो ऊपर सक्शन आती है प्लांट की तरफ से और वाटर प्लांट के लीव्स तक चला जाता है। अब आपको समझ आई कि प्लांट के अंदर वाटर कहाँ से आ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि प्लांट को बाहर से कोई वाटर सोर्स दिया गया या बारिश हुई तब जाके प्लांट्स को पानी मिला, सॉइल के अंदर भी पानी मौजूद है और वो सॉइल के अंदर का जो पानी है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी, मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि कॉन्सेप्ट आता हो। कॉन्सेप्ट आता होगा तो चीज़ें मुश्किल कभी भी नहीं लगेंगी। बेसिक्स होते हैं, हर चैप्टर के शुरू के कुछ लेक्चर्स बेसिक्स होते हैं, उनको गौर से सुना करें, समझा करें, क्योंकि फिर अगले कॉन्सेप्ट्स इससे ज़्यादा ट्रिकी हो जाएंगे, वो समझ में नहीं आएंगे अगर ये शुरू के नहीं समझ आ रहे हैं। इस वजह से ये जो डेफिनेशंस देखी हैं, जो बाकी चीज़ों की भी डेफिनेशन बताई है, जहाँ जहाँ बताया है कि कौन सी चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है, ये यूनिट ज़रूरी है, इनकी वैल्यूज़ ज़रूरी है, वो जो ऊपर पावर में लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ज़रूरी हैं। आप इनकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें इनको ज़रूर।
तो स्टूडेंट्स, हमने वाटर की इंट्रोडक्शन पे बात की है, वाटर की प्रॉपर्टीज देखी है और ये देखा है कि इसकी अकरेंस कितनी है, इसकी अमाउंट कितनी है आखिर एनवायरनमेंट में। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए आप सबने इसका ख्याल रखना है कि आप इसको रिवाइज ज़रूर करें। आप इनको रिवाइज करें। हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।